हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जो था वो एक राजा मौर्य साम्राज्य का था और अशोक के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वह शब्द क्या है? महान, ग्रेट। अशोक महान है। तो अशोक महान है भाई, तो अशोक किस क्षेत्र में महान थे? तो अशोक की जो महानता हमें बताई जाती है, अशोक की जो महानता है वो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महानता है। अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर समाज के कल्याण का पीड़ा उठाया, समाज के कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिस कारण से एक कल्याणकारी राज्य को उन्होंने स्थापित किया और इसी राज्य की स्थापना से अशोक की महानता हमें दिखाई पड़ती है। तो मौर्य साम्राज्य में और भी बहुत राजा हुए। उन राजाओं का मुख्य कार्य क्या था? तो उन राजाओं का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र का विस्तार करना था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, है ना। तो ये सब अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किए और साथ में कुछ समाज का कल्याण भी किए। लेकिन अशोक जैसा एक कल्याणकारी काम करना इन लोगों का नहीं हो पाया, इन लोग नहीं कर पाए। साथ ही आप देखेंगे कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बौद्ध धर्म के क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ कार्य किया। अशोक की तुलना हम अकबर से भी कभी कभी कर देते हैं कि अकबर में भी महानता हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन अकबर की जो महानता है वो अशोक की महानता से क्या है? अकबर की महानता अशोक की महानता से ज्यादा है। अकबर की जो महानता थी वो समाज कल्याण के साथ साथ क्षेत्र का भी विस्तार किया और अपने धर्म को प्राथमिकता देने के साथ साथ दूसरे धर्म को भी उन्होंने प्राथमिकता दिया, दूसरे धर्म को भी उन्होंने राजकीय संरक्षण दिया, है ना। इस कारण से अकबर की महानता हमें अशोक की तुलना में वो ज्यादा दिखाई पड़ती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन आप इस चीज को याद रखेंगे कि अकबर जो था वो सुलह एक कुल की नीति लाया। सुलह एक कुल की नीति का अर्थ ये होता है कि अगर कोई क्षेत्र हम जीतना नहीं चाहते हैं या उस क्षेत्र में हम हथियार नहीं उठाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर दें। और स्वाभाविक है कि बिना हथियार उठाए, बिना खून खराबा हुए वह क्षेत्र क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा और वो हमारे अंतर्गत आ जाएगा। वह क्षेत्र राजा वहीं का रहेगा लेकिन वो हमारे अंतर्गत वो क्षेत्र क्या करेगा? काम करेगा। तो ये अकबर की नीति रही थी। और अशोक की जो नीति रही है वो पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, क्षेत्र विस्तार को रोक दिया। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ज्यादा से ज्यादा समाज के कल्याण और समाज के कार्यों में उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत कर दिया। बौद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला। उसी समय ब्राह्मण धर्म भी था लेकिन ब्राह्मण धर्म को उतना ज्यादा उन्होंने राजकीय संरक्षण नहीं दिया। इस कारण से बौद्ध साम्राज्य के पतन का कारण ये भी माना जाता है। अकबर के भी साम्राज्य का पतन ये माना जाता है कि उसने अपने क्षेत्र में हिंदू धर्म को, है ना, अपने राज्य के क्षेत्र में हिंदू धर्म को भी उसने बढ़ावा दिया था। तो आइए आज हम लोग अशोक के बारे में देखेंगे कि एग्जाम में अशोक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अशोक से संबंधित प्रश्न वो किस प्रकार का प्रश्न है। पहला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी। किसने स्थापित किया था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया। तो किसने किया? अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह ने और शिवाजी ने। तो किसने स्थापित किया? तो अशोक ने स्थापित किया।
अशोक ने स्थापित किया। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? अशोक को लगाएंगे। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। वह कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो उस क्षेत्र का नाम आप लोगों को पता होगा, वह है श्रीलंका। श्रीलंका में अशोक ने क्या किया था? अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्री संघमित्रा को वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसका उल्लेख दक्षिण भारतीय राज्यों में मिलता है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख, प्रथम अष्टम अभिलेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। भारत में, और एक चीज को आप याद रखेंगे कि अशोक ने जो अभिलेख व्यवस्था लाया था वो ईरान से, पर्शिया से, ईरान से अशोक ने अभिलेख व्यवस्था को लाया था। इस चीज को याद रखिएगा। अशोक ने अभिलेख व्यवस्था कहां से लाया था? तो ईरान से लाया था। तो अभिलेख के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, समझिएगा बात को। अभिलेख है तो अभिलेख के अंतर्गत हम लोग क्या रखेंगे? पहला, अभिलेख के अंतर्गत हम लोग क्या रखेंगे? तो स्तंभ लेख, ये अभिलेख के अंतर्गत आता है। दूसरा, गुहा लेख, गुहा लेख, है ना। तीसरा हम लोग क्या रखेंगे? तीसरा हम लोग रखेंगे आपका शिलालेख। तो हमने आपको क्या बताया था? हम आपको बता रहे थे कि अभिलेख जो होता है वो ईरान से आया है भारत में, और अशोक ने अभिलेख को लाया है। इस चीज को याद रखेंगे, अशोक ने अभिलेख को लाया है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? भारत में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। जल्दी से बताइए। तो अशोक ने क्या करवाया था? अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। इस चीज को याद रखिएगा, अशोक ने अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, अशोक ने। औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था।
अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका क्या प्रमाण मिलता है? अशोक जो था बौद्ध धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म में उसने आस्था नहीं छोड़ी। यह इसका प्रमाण कहां से हमें मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है कि अशोक अपने नाम के पीछे देवनाम प्रिय शब्द का उपयोग, उपाधि, उनका जो उपाधि होता था वो देवनाम प्रिय था। तो इससे यही पता चलता है कि अशोक हिंदू धर्म में तो आस्था था, लेकिन उसने क्या किया? पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं। बौद्ध धर्म में आस्था रखते हुए भी अपने उपाधि जो हिंदू धर्म से थे उसको उसने हटाया नहीं। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसका आंसर हमारा क्या होगा? देवनाम प्रिय। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देवनाम प्रिय, है ना, क्योंकि उसने आस्था नहीं छोड़ा था। किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? वह कौन सा स्रोत है जिससे हमें यह पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान बताना है। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ। कहां पर हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में ही अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइएगा कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान किसमें मिलता है? तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। किसमें? दीपवंश में, महावंश में, दिव्यावदान में, अशोक के अभिलेख में। तो आंसर क्या होगा? दीपवंश और महावंश। इसके दो आंसर होंगे जिसमें अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मिलता है। तो आंसर पहला दीपवंश होगा और दूसरा आंसर क्या होगा? तो दूसरा आंसर आपका महावंश होगा। पहला दीपवंश और दूसरा महावंश होगा। याद रखिएगा, 2 और 3 आंसर होगा आपका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरा, कहां पर आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो आंसर 2 हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, आंसर जो होगा 2 होगा, पाटलिपुत्र होगा। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वह कौन से शासक मौर्य शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उदयन, कौन होगा? दशरथ, कौन होंगे? बताइए। अशोक के बाद आता है दशरथ। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार जो थे वो अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षा लिया और श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। कौन त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा। वह कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? वह कौन सा अधिकारी है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक राजुक, बताइए। मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो कौन मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। आंसर क्या लगाइएगा? अग्रहारिक लगाइए। वन में मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था।
सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। आपको बताना है। हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया, अशोक ने करवाया, गौतम बुद्ध ने करवाया, कनिष्क ने करवाया। किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक चक्र, वो सारनाथ का ही है, याद रखेंगे। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? वह कौन सा स्तूप है जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? अमरावती, भरहूत, सांची, सारनाथ। किसे माना जाता है सर्वश्रेष्ठ स्तूप? अमरावती को, भरहूत को, सांची को, सारनाथ को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सांची होगा। सांची स्तूप को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? सांची स्तूप को। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा होगी? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा होगी। याद रखिएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख में, है ना? क्या आंसर होगा? प्राकृत होगा। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कलसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मेरठ। वह कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कालसी है, गिरनार है, शहबाजगढ़ी है, मेरठ है। कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मेरठ। अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में। आंसर क्या लगाएंगे? 13 का 3। शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, याद रखिएगा। अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वो कौन से है? तो शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी। बताइए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली भाषा में था, संस्कृत भाषा में था, प्राकृत भाषा में था, ब्राह्मी भाषा में था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख, तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख है वो किस भाषा में थे? पाली में, प्राकृत में, ब्राह्मी में या संस्कृत में? जल्दी से आंसर आप लोगों को देना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्राकृत भाषा में। अशोक ने सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में ही उसका अभिलेख रहा है, तो आंसर क्या देंगे इसका? प्राकृत भाषा देंगे। 3 नंबर इसका आंसर देंगे, प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन मतलब ब्राह्मी लिपि को जो प्रथम बार पढ़ा गया किस पर? उत्कीर्ण अक्षरों से। पत्थरों के पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, यहां पर स्तंभ होगा, या सिक्कों पर। बताइए, स्तंभों पर होगा या सिक्कों पर होगा?
तो पत्थरों के पटियों पर होगा। ब्राह्मी लिपि में प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किए गए थे? तो पत्थरों के पटियों पर किए गए थे। इस चीज को याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को डिस्टिफायर मतलब किसे पहचाना, उसे पढ़ा था। कौन है? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, कॉड्रिक्टन, वुलहर, रॉबर्ट सेबल। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताना है आपको। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि है, नंदा नागरी लिपि है, शारदा लिपि है, कौन सी लिपि होगा? या खरोष्टी लिपि है? लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाया से बाया। तो आंसर क्या होगा? खरोष्टी लिपि होगा, जो दाया से बाया लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि। अशोक अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख है वो क्या है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। अशोक अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख है वो क्या है? चक्रवर्ती है, धर्मदेव है, धर्मकीर्ति है, प्रियदर्शी। क्या है? बताइए। तो प्रियदर्शी होगा। इसका आंसर क्या होगा? प्रियदर्शी होगा। याद रखिएगा, आंसर प्रियदर्शी। 18 का 4 लगाइएगा आंसर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है? देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, किसको कहा गया है देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी? तो अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। याद रखिएगा, अशोक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? भबरू अभिलेख, 13वें शिलालेख, रुमिंदई स्तंभ लेख, मस्की का लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम उल्लेख मिलता है किस एक में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? तो मस्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। तो आंसर क्या होगा? 20 का 4 होगा। याद रखिएगा, 20 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है वो कौन से शिलालेख में? मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहगोरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। बोलता है वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? जल्दी से बताइए, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो कौन होगा? गुर्जरा अभिलेख होगा। तो 21 का क्या लगाएंगे? 1 नंबर लगाएंगे। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? बताइए। स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो भबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था? तो भबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। याद रखिएगा, कौन सा स्तंभ होगा? तो भबरू स्तंभ होगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में, रुमिंदई स्तंभ लेख में, वेल्स सांग के विवरण में, प्रथम लघु शिलालेख में। कलिंग युद्ध का हमें विवरण प्राप्त होता है।
तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन से अभिलेख हैं जो पूर्ण रूप से धर्म के प्रति समर्पित है ना? वह कौन सा अभिलेख है जो पूर्ण रूप से धर्म के प्रति समर्पित है? बताना है आपको। शिलालेख 13, शिलालेख 12, स्तंभ लेख 7, 6 और भबरू लघु शिलालेख। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित होंगे शिलालेख 12, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे, शिलालेख 12। टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध हैं वो कहां के शासक थे? टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध है वो कहां के शासक थे? मिस्र के, मकदूनिया के, सीरिया के? जल्दी से बताइए। टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहां के शासक हैं? तो वो मिस्र के शासक हैं। कहां के शासक हैं? तो मिस्र के शासक हैं। किस स्रोत में उल्लेखित है प्राचीन भारत में दास्ता थी? यह कौन बताता है जो प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? दास्ता नहीं थी की बात करता, मतलब गुलामी नहीं था। मौर्य काल में गुलाम देखने को नहीं मिला। वह कौन सा लेखक है जो अपने पुस्तक में बताता है कि मौर्य काल में वह गुलाम उसको देखने को नहीं मिला है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण। तो आंसर ये दो तो काट दीजिए, ये दो में आपको बताना, अर्थशास्त्र में और मेगास्थनीज की इंडिका में। तो आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज की इंडिका होगा। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में गुलाम को नहीं देखा था, है ना? ऐसे गुलाम थे, अर्थशास्त्र में इसका चर्चा मिलता है, लेकिन मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी चर्चा नहीं की। यहाँ पे इंडिका होगा, याद रखें, इंडिया नहीं इंडिका होगा। ठीक है। चलिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिया, अशोक के शिलालेख। तो वह कौन सा पुस्तक होगा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक होगा जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है? तो अर्थशास्त्र में किया गया है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? अर्थशास्त्र लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतना रहने दें आज, फिर हम लोग कल का जो टाइम है उसी टाइम से हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। और एक चीज को याद रखेंगे, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न एग्जाम की तैयारी हो रही है और जेटेट का, जेपीएससी का, है ना, अन्य एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका कोर्स का, किस प्रकार का कोर्स का तैयारी हो रहा है, उसका टाइम टेबल क्या है ना, तो वो सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर उपलब्ध हो जाएगी 91 पर 42463354 पर। ठीक है मित्र, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पुनः इसी समय एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।